गुड इवनिंग फ्रेंड्स। समृद्धि आईएएस पटना में मैं अभिजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और बीपीएससी 67वीं और सीडीपीओ जो कि अब बहुत ही नज़दीक आ रहा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कैलेंडर से एक एक दिन कट रहे हैं और एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं। और इस संबंध में बहुत सारे विद्यार्थियों से हमारी जो बातचीत हो रही है, उनके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर अब तनाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस पर हालांकि एक और वीडियो मैंने पिछले क्लास में बनाया था कि स्ट्रेटजी से संबंधित, लेकिन आज जो मैं कुछ बात करूंगा वो बात करने का मुख्य पर्पस ये है कि किस प्रकार से आप 67वीं बीपीएससी में कंप्लीटली आप सक्सेसफुल होंगे और सीडीपीओ में आप सक्सेसफुल होंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है। और इसमें मुख्यतः मैं कुछ बौद्धिक बात आपके साथ करूंगा, कुछ इंटेलेक्चुअल्स बातें करूंगा जो कि हर विद्यार्थी को समझना होगा चाहिए। और उसी हिसाब से अगर हम अपने तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं तो सफलता 100% निश्चित हो जाती है। तो ये क्या बात है, किस प्रकार से है, मैं उस पर आता हूँ। मैं आपसे कहूँगा कि हमारे ये राय, हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको चैनल को जो है सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको जो है सो कमेंट करें और इसको आगे बढ़ाएं ताकि हम और से और आपके लिए इन्फॉर्मेशंस लेके आए। हमारे क्लास लेक्चर्स के भी वीडियोस यहाँ पे पड़े हुए हैं सेगमेंट में, चैनल पे जा करके आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आपको पॉलिटी से, हिस्ट्री से, साइंस से रिलेटेड सभी प्रकार के आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं और आपको बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि निश्चित ही सफल होंगे, डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, किसमें? तो ये 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जो कि 8 मई को होनी है और सीडीपीओ की परीक्षा, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफिसर की जो परीक्षा है 15 मई 2022 को, इसमें आप निश्चित ही सफल होंगे। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों से पिछले 2-3 दिन में हमारी जो बातचीत हुई है कि सर वो लोग पिछले 2-3 बार से प्री, एक आध दो नंबर से उनका प्री छूट जा रहा है, एक आध दो नंबर से वो प्री नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कारण है और वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और जो नए फ्रेशर्स हैं वो कैसे क्वालिफाई करेंगे बीपीएससी के इस एग्जाम को, इस सभी बात पे हम आप लोगों से बातचीत करेंगे और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बात करेंगे, साइंटिफिक तरीके से बातचीत करेंगे और उसको हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए कि सफलता और असफलता में ज्यादा का अंतर नहीं होता है, बहुत ही बेसिक डिफरेंसेस होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं होता है कि जो लोग सफल हो जाते हैं वो कुछ बहुत बड़ा काम किए रहते हैं, बहुत ज्यादा काम किए रहते हैं, और जो असफल होता है वो कुछ किया ही नहीं है, वो निकम्मा है, ऐसा नहीं होता है। दोनों के बीच में जो है सो एक बेसिक सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को समझने का प्रयास करेंगे। और इस डिफरेंस को अगर आप समझ गए तो मैं निश्चित कहता हूं कि आप अगर अपनी तैयारी को थोड़े इस प्रकार से करेंगे तो आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। देखिए, यहां पे मैं थोड़ा सा असफलता के वजहों के बारे में बात करूं कि कोई व्यक्ति जब असफल हो जाता है या एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाता है, एक आध दो नंबर से या 10 नंबर से या जितने भी नंबर से नहीं कर पाता है, तो सामान्यतः यह कहा जाता है कि उसके पास बुद्धिमत्ता का अभाव होगा, यानी इंटेलिजेंस कम होगा उसके पास, वो तेज नहीं होगा, नहीं, इस तरह की चीजें होती है। ठीक है, और दूसरा जो एक चीज कहा जाता है कि मेहनत का अभाव होगा। ठीक है, मेहनत नहीं कर रहा होगा, लेबर नहीं कर रहा होगा, यानी कि पढ़ाई नहीं कर रहा होगा सही से, इस वजह से हो जाता होगा। पहले तो मैं इन दोनों बिंदुओं पे आपसे बात करता हूं कि देखिए कि सामान्यतः मैं ऐसा मानता हूं या ऐसा देखता भी हूं, और बहुत सारे विद्यार्थियों को चूंकि मैंने पढ़ाया है और अभी भी पढ़ा रहा हूं अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे और यहाँ, तो मैं ये देखता हूं कि ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी पढ़ने वाले नहीं है, सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ एकाध ही ऐसे हो सकते हैं जो पढ़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन पढ़ने वाले भी हैं, बावजूद रिजल्ट नहीं हो रहा है, ये बात है। और मेहनत का अभाव, तो एक लेवल पे, एक स्तर पे तो मेहनत करना पड़ेगा, एक स्तर पे तो आपको पढ़ाई करनी होगी, एक मतलब 7-8 घंटे की पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी, इतना तो आपको लेवल करना पड़ेगा एवरीडे।
तब जाकर के आप थोड़े बेहतर पोजीशन पे आएंगे। तो अगर कोई इतना भी नहीं कर पा रहा है तो वैसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि वो उसके पास थोड़ी मेहनत की कमी है। तो एक हो सकता है कि बुद्धिमत्ता का अभाव हो या मेहनत नहीं कर रहा हो, इस वजह से उसका रिजल्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चीज हम मानते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि केवल मेहनत करने से भी तो रिजल्ट नहीं होता ना। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, आप देखें गधा बहुत मेहनत करता है, घोड़ा कम मेहनत करता है। लेकिन क्या गधा कभी मेहनत करके घोड़ा बन पाया? नहीं बन पाया। गधा गधा है, घोड़ा घोड़ा है। ठीक है, तो केवल मेहनत करके आप मतलब इस जगह पे पहुंच जाएंगे ऐसा नहीं है। तो और क्या चीज है जो आपको सफलता के पास ले जाएगी और डेफिनेटली आपको 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ एग्जाम में सफलता दिलाएगा? तो चलिए सफलता के लिए मैं इधर से कुछ बातों को देखता हूं। आपको क्या है? अनुशासन, डिसिप्लिन। फर्स्टली क्या है? डिसिप्लिन, अनुशासित रहना होगा। ये देखिए यहां पर देखिए मेहनत और अनुशासन को थोड़ा सा करेक्ट करते हैं हम। एक है कि मेहनत नहीं करता होगा, एक है कि अनुशासन। कभी कभी क्या होता है कि हम आज अगर हम सेल्फ मोटिवेटेड हैं या कहीं से हमने कोई मोटिवेशन प्राप्त कर लिया या अब एग्जाम नजदीक आ रहा है तो एक बहुत मतलब एक मोटिवेटेड है तो चलो दिन दिन भर पढ़ लिया। नहीं, दिन दिन भर एकदम दशरथ माझी जैसा एकदम मोटिवेशन आ गया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस तरह की बात आ गई। नहीं, और इस तरह के मोटिवेशन से एकदम खूब पढ़ रहे एकदम दिन दिन भर पढ़ रहे हैं। ये दिन दिन भर पढ़ रहे हैं, ये 2 दिन तक प्रैक्टिकल है। ये आप महीनों दिन तक आप नहीं कर पाएंगे कंसिस्टेंसी के साथ। तो क्या होगा कि 2 दिन तो आपके पास ये डायलॉग काम करेगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन प्रैक्टिकलिटी यही है कि ये लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाएगा और 2 दिन के बाद आप पुनः मुझको पहले जैसी स्थिति हो जाएगी। 2 घंटा 3 घंटा पढ़िएगा फिर छोड़ दीजिएगा। तो अनुशासन, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप अपने आप को अनुशासित रखें और आपने अगर कोई रूटीन बनाया है और आप फिक्स है कि अब एग्जाम सामने आ रहा है, आपको 10 घंटा पढ़ना है तो 10 घंटा पढ़ना है। एट एनी हाउ, एट एनी कंडीशन, किसी भी परिस्थिति में आपको इतने घंटे तो पढ़ने हैं। यह है अनुशासन। एकदम आप डेडिकेटेड हैं कि भाई हमको इतना पढ़ना है, अपना रिवीजन करना है, तो आप अनुशासित हैं। जब आप अनुशासित होंगे ना तो आपकी सफलता की जो रेशियो है वो बहुत बढ़ जाती है। तो पहला जो चीज है कि वो अनुशासन में रहना है। दूसरी चीज रणनीति, स्ट्रेटजी। ठीक है कि आपके पास एक बेहतर रणनीति होनी चाहिए। तो देखिए बीपीएससी और सीडीपीओ को क्वालिफाई करने के लिए रणनीति पे हमने बहुत बार बात किया है। एक बार मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं कि रणनीति कैसे बनती है। अगर आपको बीपीएससी सीडीपीओ को क्वालिफाई करना है तो आप रणनीति कैसे बनाएंगे? मैं ये मानता हूं कि रणनीति बनाने के लिए आपको किसी से मदद लेने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं अपने रणनीतिकार हैं। सबसे बड़ा रणनीतिकार आप स्वयं हैं। आप बना सकते हैं खुद के लिए सबसे अच्छी रणनीति। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, आपको पता है कि आपकी क्या कमियां हैं और आपकी क्या स्ट्रेंथ है, कहां पे आप अच्छा कर सकते हैं और कहां पे आप कमजोर हैं। ये आपका अपना स्ट्रेंथ है और आपको इसके बारे में नॉलेज है। देखिए यहां पे मैंने एक चीज रखा है, वैज्ञानिक मूल्यांकन। ठीक है, वैज्ञानिक मूल्यांकन, साइंटिफिक इवैल्यूएशन। हम खुद का खुद से मूल्यांकन करें। इस बीच में आप खुद से खुद का मूल्यांकन करिए कि कौन कौन से सेगमेंट्स आपके सही हैं। और देखिए वैज्ञानिक मूल्यांकन को रणनीति के साथ थोड़ा सा जोड़ करके करिए। ठीक है, अपना सेल्फ असेसमेंट करिए साइंटिफिक अप्रोच पे। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से बिल्कुल कि भाई आपको रणनीति कहता है कि आपकी हिस्ट्री जो है वो अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए एग्जाम पर्पस से अगर प्री क्वालिफाई करना है यहाँ तो। ठीक है, आपका जो है सो साइंस अच्छा हो जाना चाहिए, आपके करंट अफेयर्स अच्छे होने चाहिए और आपका बिहार ये अच्छा होना चाहिए। साथ ही मैंने एक चीज बताया था कि बैक प्लान में आप इकोनॉमी को रखें। ठीक है, तो ये 4-5 सब्जेक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी प्री के लिए, सीडीपीओ के लिए, जो आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। तो ये क्या लगता है, ये मैं कोई नया बात थोड़ी बता रहा हूं, ये कोई नया बात नहीं है, ये आपको भी पता है। और अगर आपको नहीं पता है तो ये बात है कि आपने अपना सेल्फ असेसमेंट और आपने रणनीति के लिए काम नहीं किया है। आप अगर बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे तो आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि बीपीएससी ज्यादा प्रश्न कहां से पूछ रही है। ठीक है, तो इन्हीं सेगमेंट से पूछती है
और ये सेगमेंट्स अगर आपके अच्छे हैं ना तो आप मिशन जो हम लोग मिशन 110 चला रहे हैं, टारगेट 110, ये टारगेट 110 आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये आपकी रणनीति है। और ये रणनीति आपको कहां से पता चली जी? तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है। पिछले वर्षों के जो प्रश्न हैं, जो आपके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के माध्यम से जो है सो ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको जो है सो पता चलेगा और साथ ही जो है सो सिलेबस से ये चीजें आपको मालूम चल जाएंगी। तो इससे आप किसी भी एग्जाम का रणनीति बना सकते हैं, आप किसी भी एग्जाम का रणनीति यहां से बना सकते हैं, ठीक है। और ये जब आपको मालूम चल गया है कि ऐसी स्थिति है कि इसमें ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, हम लोग यहाँ पे बीपीएससी और सीडीपीओ के संदर्भ में फिलहाल बात कर रहे हैं, तो अब क्या करें? अब आपको अपना वैज्ञानिक मूल्यांकन करना है, सेल्फ असेसमेंट करना है, या आपको साइंटिफिक अप्रोच पे। कैसे? कि अगर यहाँ पे हिस्ट्री से ज्यादा सवाल पूछा जाता है, साइंस से ज्यादा सवाल पूछा जाता है, जो है सो बिहार से ज्यादा पूछा जा रहा है, तो आपका स्ट्रेंथ क्या है? आप कहां से, मतलब आप किस में अच्छा कर सकते हैं? अगर आप पहले से इन सभी चीजों में अच्छे हैं तो इस पे बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पहले से आप इनमें अच्छे नहीं हैं तो आपका रिजल्ट तो तभी हो पाएगा ना बाबू, जब आप इसको अच्छा कर लेंगे। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको साइंटिफिक जब इवेल्युएशन करिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा। तो स्ट्रेटजी बना करके साइंटिफिक एवेल्युएशन करिए खुद का, फिर आप इसको कर लेंगे। जब साइंटिफिक एवेल्युएशन कर लेंगे तब दिशा निर्देश, ठीक है, तब क्या होता है? तब गाइडेंस, तब गाइडेंस लीजिए। और ये गाइडेंस भी आपको कहीं और से नहीं लेना है, खुद से लेना है। खुद से कैसे? तो ये आपको सिलेबस प्रीवियस क्वेश्चन बैंक पे ये आइडिया मिल गया, ठीक है। उसके बाद आपने सेल्फ असेसमेंट कर लिया, साइंटिफिक अप्रोच पे साइंटिफिक इवैल्यूएशन खुद का कर लिया, और वहां से अब आपको दिशा निर्देश मिल गया कि आपका क्या अच्छा है, मतलब कि क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। तो जो वीकनेस है उसको मजबूत करना है और जो स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रेंथ बना के रखना है। साथ में ये देखना है कि क्या जो आपका स्ट्रेंथ है वही बीपीएससी का स्ट्रेंथ है। अगर आपका स्ट्रेंथ और बीपीएससी या सीडीपीओ का स्ट्रेंथ मैच कर गया तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हुई, क्योंकि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका स्ट्रेंथ और बीपीएससी का स्ट्रेंथ अगर मैच नहीं कर रहा है तो सीधी सी बात है कि आपको अपने स्ट्रेंथ को बनाना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेट आपको एसडीएम डीएसपी बनना है बिहार में, तो बीपीएससी क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए तो आपको ये चीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सेल्फ असेसमेंट करके आप साइंटिफिक अप्रोच पे करेंगे, आप आसानी से कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत और कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो ये दो चीज, रणनीति और वैज्ञानिक मूल्यांकन जब खुद का कर लेंगे, दिशा निर्देश प्राप्त कर लेंगे खुद से, तब आएगा पथ प्रदर्शक, यानी कि मेंटर्स। आपके पास एक मेंटर्स होना चाहिए, एक मेंटर कोई होना चाहिए, वो आप अपने हिसाब से किसी को बना सकते हैं अपना मेंटर्स। हाँ, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप अपना मेंटर्स ऐसे व्यक्ति को बनाएं जो इन परिस्थितियों से गुजरा हो, इन सिचुएशंस को झेला हुआ हो, ठीक है। तो वो आपको बेहतर सलाह देगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपको सलाह का काम पड़ता है, तो वो आपको सलाह देगा और आप उसमें बेहतर करिएगा, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अनुशासन, डिसिप्लिन में रहिए, स्ट्रेटजी बनाइए। कैसे बनाइएगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और सिलेबस के माध्यम से, ठीक है। वैज्ञानिक मूल्यांकन, खुद का मूल्यांकन करिए, अपनी कमियों और अपनी मजबूती को जान लीजिए, फिर एग्जाम के डिमांड को जान लीजिए, ठीक है, उस दोनों से खुद को मैच कर लीजिए। इस तरह से जब कर लीजिएगा ना तो एग्जाम बहुत आसान हो जाएगा, एग्जाम को आप समझ जाइएगा, और एग्जाम को जब आप समझ जाइएगा तो एग्जाम क्वालिफाई करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर एक मेंटरशिप रखिए, ठीक है, और वो मेंटरशिप आपको समय समय पे मेंटरिंग करता रहेगा, तो आप यहां पे आसानी से कर लीजिएगा। तो सफलता और असफलता के बीच में जो सबसे बड़ा अंतर होता है ना बाबू, मेहनत का नहीं होता है। मेहनत सब लोग करते हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे बिहार में तो बहुत मेहनती विद्यार्थी है, बहुत मेहनत सब करते हैं, ठीक है। और साथ सबसे बड़ा बात मैं ये मानता हूं कि जितना संसाधनहीन तबका है, यानी कि जो थोड़ा निम्न वर्गीय तबका है, जहां पे कि संसाधन कम है, वहां पे विद्यार्थी बहुत मेहनत करते हैं। और अगर आप एक मतलब एक ऑब्जर्वेशन के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि हमारे देश के लोग, भारत के लोग जब किसी विकसित देश में जाते हैं तो अपना नाम कर लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो निम्न क्षेत्र से जो लोग आते हैं या स्ट्रगलिंग फेज से जो लोग आते हैं ना, वो उनके अंदर काम करने की क्षमता ज्यादा होती है, ठीक है, तो वो बहुत काम करते हैं। तो मेहनत करने में हमारे यहाँ कमी नहीं है, मेहनती विद्यार्थी सब है, सब मेहनत कर रहा है, बुद्धि भी है, लेकिन ये दोनों होने के बावजूद भी असफल हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि ये सब नहीं है, ठीक है।
तो ये दोनों होने का मतलब कि ये बुद्धिमत्ता का अभाव माना जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि बुद्धिमत्ता नहीं है, बुद्धिमत्ता है, मेहनत भी कर रहा है लेकिन असफल हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि अनुशासन नहीं है, क्योंकि रणनीति नहीं है, क्योंकि दिशा निर्देश नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक मूल्यांकन नहीं है और क्योंकि पथ प्रदर्शक नहीं है। तो मैं कह रहा हूं मित्रों, ये 4-5 चीजों का ध्यान रखिए। अगर इन 4-5 चीजों का ध्यान रखिएगा ना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा और आप आसानी से निश्चित तरीके से पास कर जाइएगा। और अभी के जो बचे हुए 27-28 दिन है उसमें ये चीज जरूर आप अपनाइए। वैज्ञानिक मूल्यांकन जल्दी से कर लीजिए अपना और देख लीजिए कि आप अभी एग्जाम के हिसाब से कहां पे वीक पड़ रहे हैं और कहां पे मजबूत है। जहां पे मजबूत है उसको बनाए रखिए, जहां पे कमजोर पड़ा है उसको खूब धार दीजिए। मतलब कि देखिए कि इसमें से कोई सेगमेंट आपका कमजोर तो नहीं रह गया, तो जो कमजोर रह गया उसको रगड़ दीजिए धर के, उसको खूब पढ़ लीजिए। कैसे होगा ये वाला काम? वैज्ञानिक मूल्यांकन, आप साइंटिफिक जो है सो इवैल्यूएशन करिए खुद का, ये ठीक हो जाएगा, ये कर लीजिएगा। इन सभी चीजों की, ये तो ही महत्वपूर्ण बात, ये कर लीजिए। इन सभी चीजों के बाद मुझे एक बात जो विद्यार्थियों से सुनने को मिल रही है कि सर डिप्रेशन हो रहा है, सर फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, बहुत पढ़ रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, डर लग रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं इस पे 2 मिनट में आपको लूंगा और मैं इसे बताना चाहूंगा कि यह एक सामान्य परिस्थिति है और सामान्य है कि जब आप मेहनत करते हैं, जब आप किसी चीज के लिए प्रयास करते हैं तो मन में आशंकाएं और मन में असंतुष्टि की भावनाएं जागृत होती रहती है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि थोड़ा सा अपने आप को जो है सो मतलब इस बात को लेकर के चलिए, जैसे कि हमारे नियतिवाद में कहा जाता है ना, नियतिवाद में कि जो होना है वो तो होना ही है। तो जब भी आपको फ्रस्ट्रेशन आए, इस असफलता का डर लगे, तो नियतिवाद में जाइए। नियतिवाद में, जिस नियतिवाद का कंसेप्ट क्या है कि हो ये सो ही जो राम रचि राखा, का कई तर्क बढ़ा वहीं शाखा, नहीं तो हो ये सो ही जो राम रचि राखा। तो जब ये निश्चित है कि होना वही है जो राम ने रच दिया है, लिख दिया है, तो फिर हम क्यों उसके लिए फ्रस्ट्रेट हो, क्यों उसके लिए डरे और क्यों उसके लिए अपने ऊपर टेंशन ले? ठीक है, तो आपके हाथ में कर्म है, आप कर्म करो, आप खुल करके कर्म करो और फल की चेष्टा मत करो। और फल का परिणाम अगर आपको डरा रहा है तो बस इतना सोचो कि आपके डरने से या आपके खुश हो जाने से परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपका कर्म आपका परिणाम निर्धारित करेगा। तो कर्म बेहतर तरीके से करो और जब भी ऐसा लगे तो नियतिवाद पे विश्वास करो। मैं नियतिवाद पर विश्वास बस इसलिए करने के लिए कह रहा हूं ताकि आप फ्रस्ट्रेशन से निकल सके, अपने आप को हल्का कर सके। इसका मतलब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप नियतिवाद पे पढ़े ही नहीं और बैठ जाए चुपचाप किए चल देखते हैं, होना होगा तो हो ही जाएगा, ये नहीं करना है। मैं नियतिवाद की बात तब के लिए कह रहा हूं जब आपको फ्रस्ट्रेशन लगे, जब आपको डर लगे, परिणाम को लेकर के चिंता हो, तब के लिए कह रहा हूं। ऐसे नहीं, ऐसे आपको कर्म करना है, कर्म पे विश्वास रखना है। और हमने ऐसा देखा है कि जो लोग कर्म करते हैं उनको फल मिलता ही मिलता है, देर सवेर मिल ही जाता है। एक चीज मैं आपसे और मित्रों बात करता हूं, ये बताता हूं कि देखिए सिविल सर्विस की तैयारी एक ऐसी तैयारी है जिसमें मैंने आज एक निबंध पढ़ा, एक लेख पढ़ा और उसके बाद ही मुझे मन किया कि मैं आप लोगों से रूबरू और सुबह से कुछ विद्यार्थियों से जो बातचीत हुई थी उसके बाद उसमें एक आईएएस एस्पिरेंट का निबंध था जिसमें कि वो मतलब फाइनली उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। अब मैं समझिएगा, मैं कुछ ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूं। अब आप ये मत जोड़ लीजिएगा या मत समझ लीजिएगा कि अच्छा ये तो पढ़ा रहे हैं तो ये मोटिवेट करने के लिए या ये करने के लिए कि भाई चलो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इनका तो काम है पढ़ाना, तो इस वजह से कह रहे होंगे। ऐसे मत सोचिएगा। अगर वैसे आप सोचते भी है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा इस चीज को छोड़ के एक इंटेलेक्चुअल पर्सन के जैसा सोचिएगा कि जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं ना, तो आप अगर ईमानदारी से आप तैयारी करें तो आपका लेवल बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। फिर आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाते हैं ना, आप अपना झंडा गाड़ के आते हैं, आप सफलता के उच्चतम शिखर पर बैठते हैं। ठीक है, और आपके जीवन में सब चीज अच्छा होता है। तो इससे डरे नहीं, तैयारी करें और पूरी तन्मयता के साथ तैयारी करें, क्योंकि अगर मिल गया तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, और ये प्रारंभिक सीढ़ी है आपके जीवन की, ये अंतिम सीढ़ी नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें आपके जीवन में जो आप प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए डीमोटिवेट ना हो,
खुद का डिवैल्यूएशन ना करें, ठीक है, हमेशा खुद का साइंटिफिक इवैल्यूएशन करें, वैज्ञानिक मूल्यांकन करें, और वैज्ञानिक मूल्यांकन जब आप करिएगा तो सफलता निश्चित हो जाएगी। इस तरह से अगर पढ़िएगा, रखिएगा, तो बीपीएससी सीडीपीओ आपका रुकने वाला नहीं है, निश्चित है कि आप सफल होइएगा। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी को हृदय से धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।